अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं सैयद समर अब्बास। नाजरीन, आज के शो में हमने खुसूसी तौर पर दावत दी है वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी और तरक्की रिफॉर्म्स और वज़ीर आज़म की तरफ से जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर बनाया गया उसके जो सरबराह हैं असद उमर साहब हमारे साथ आज के प्रोग्राम में मौजूद हैं और हम आज उनसे जानेंगे कि इस वक्त कोरोना वबा की रोकथाम के हवाले से ओवरऑल जो ऑपरेशन हैं, जो पाकिस्तान के इक़दाम हैं, क्या वो दुरुस्त सिमत में जा रहे हैं। बिलखुसूस जो लॉकडाउन में कुछ थोड़ी सी नरमी यानी कि सनत के हवाले से की गई है, क्या ये मुनासिब वक्त है इस फैसले का, ये दुरुस्त फैसला है। और साथ ही साथ इस सारे मामले पर जो पॉइंट स्कोरिंग हो रही है वफाक और सिंध के दरमियान, इस पर भी आज के प्रोग्राम में बात होगी कि क्या ये वक्त है इस पॉइंट स्कोरिंग का और इससे ये सारी जो कैंपेन है कोरोना के खिलाफ ये कितनी मुतासिर हो रही है जो एफर्ट्स है हमारी। और साथ ही साथ हम आज असद उमर साहब से पॉलिटिक्स के हवाले से भी बात करेंगे यकीनी तौर पर, लेकिन एक इंपॉर्टेंट मामला है इस वक्त इकॉनमी के हवाले से पाकिस्तानी मीशत पर भी काफ़ी ज़्यादा मनफी असरात मुरतब हो रहे हैं। कोरोना वबा की वजह से पूरी दुनिया की मीशतें मुतासर हो रही है, लेकिन पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द वर्स्ट हिट इकॉनमीज इन द वर्ल्ड। तो आज जो फैसला किया गया है एक और 2% शरह सूद कम करने के हवाले से, उस पर भी असद उमर साहब की राय लेंगे, क्या मजीद कमी भी इस पर होनी चाहिए थी। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त दिया। सबसे पहले तो शुरू कर लेते हैं कोरोना वबा के हवाले से और इस वबा पर होने वाली जो सियासत है, जो पिछले 24 घंटे थे ये एक वर्स्ट पीरियड था जिसमें अमवात भी रिकॉर्ड 17 अब तक सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुई है और केसेस भी 520, पिछले जो कल के मैं केसेस की बात कर रहा हूँ वो सबसे ज़्यादा सेकंड हाईएस्ट केसेस रिपोर्ट हुए। लेकिन इस नाजुक मरहले पे जो सियासत शुरू हो गई है पिछले 2-3 दिन से, बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि पॉइंट स्कोरिंग वफाक और सिंध के दरमियान शुरू हो गई है। कितना ये खतरनाक ट्रेंड है? इसके अंदर समझ दो मुख्तलिफ लेवल के ऊपर काम हो रहा है। एक तो वो है कि जो फैसला साजी हो रही है जिसमें हिकमत अमली बन रही है, उस हिकमत अमली को पर अमल दरामद करने के लिए काम हो रहा है, जिसके लिए एक निज़ाम बनाया गया। सबसे ऊपर उसमें नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी है, वज़ीर आज़म चेयर करते हैं, सारे सूबाई वज़ीर आला हैं, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं। तो एक तो वो बॉडी है, पिछले 1 माह के अंदर 9 मरतबा उसकी मीटिंग हो चुकी है और वहीं से बड़े फैसले, पॉलिसी फैसले निकलते हैं। दूसरा, ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन के लिए जिस तरह आपने कहा कि नेशनल कमांड सेंटर जो बना है, उसके अंदर रोज़ाना हमारी मुलाकात होती है, हफ्ते में 7 दिन होती है और उसमें तमाम सूबाई चीफ सेक्रेटरीज जो हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं और वफाक के जो नुमाइंदे हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं, जहाँ पे सारी ये स्ट्रेटजी बनती है, उसके ऊपर डिबेट होती है और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन को रिव्यू किया जाता है कि इम्प्लीमेंटेशन कैसी चल रही है। जो ये काम है, जो जिसको सब्सटेंटिव काम कहते हैं, जो हकीकी काम है, उसके अंदर तो बहुत कोऑर्डिनेशन से काम हो रहा है, बड़ी मजबूत तरीके से फैसला साजी भी हो रही है, इम्प्लीमेंटेशन के अंदर कोऑर्डिनेशन भी हो रही है। उसमें कभी कभी कमी भी हो जाती है और बेहतरी भी लाई जा सकती है और उसकी कोशिश होती रहती है, लेकिन मजमूई तौर पे एक बहुत ही मस्बत साथ मिलकर काम करने का माहौल है साथ। लेकिन पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है, उस जमहूरी मुल्क के अंदर सियासी पार्टियां हैं, वो सियासी पार्टियां सियासत भी करती हैं। तो वो शाम को टीवी के टॉक शोज के ऊपर और आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शायद सियासत भी नज़र आती होगी, लेकिन ये मैं बता सकता हूँ मैं उस वक्त सियासी साइड पे ऊपर नहीं इन्वॉल्व हूँ। मैं तो ये जो वबा से जो मुकाबला करना है, जो उसके साथ मईशत के ऊपर जो मनफी असरात लग रहे हैं उसको देखना है और मुख्तलिफ चीज़ों की जो इम्प्लीमेंटेशन जो हो रही है उसकी कोऑर्डिनेशन करना है। तो मामला असद उमर साहब सिर्फ अब एक जमहूरी मुल्क के अंदर सियासी बहस का नहीं है, ये उससे काफ़ी आगे निकल चुका है। जिस तरह की बयानबाजी वफाक और सिंध दोनों तरफ से हो रही है, बहुत अफसोसनाक है, नहीं होनी चाहिए। ज़रा इससे लोगों में कंफ्यूजन फैलती है, एक आम बंदा सोचता है कि ये क्या हो रहा है। और जिस तरह से बयानात वफाकी वज़रा की तरफ से आ रहे हैं वो ज़्यादा तशवीशनाक है, जिस तरह से वो एक सिंध की गवर्नमेंट को बार बार अटैक कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ ज़रा वो सुना दिया जाए, पिछले 2-3 दिन से हो क्या रहा है, ज़रा सुनाए जी। कि ड्रामेबाजी बंद करें ना, एयर कंडीशन कमरों में बैठकर सीएम साहब बातें कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं। किधर हैं आपके सारे एमएनए सिंध गवर्नमेंट के, पीपल्स पार्टी के? मर रही है अभी आवाम, कहाँ खड़े हैं आप लोग? लाड़काना, जैकाबाद, गोटकी, एक अस्पताल नहीं है जिसमें वेंटिलेटर लगा। सारा कुछ एक्सपोज हो गया, कुछ ढका छुपा नहीं रह गया। तो मैंने रोका कचरा उठाने से, ये वफाक ने रोका आपको। खुदा ना खास्ता बारिश हो जाए, ये नाले गंदे हैं, भूख से भी बचाना है, कोरोना से भी, कोविड-19 से भी बचाना है, फिर आप बोलेंगे जी डूबने से भी बचाओ। हिंदुस्तान में क्या हुआ, मेजर्स नहीं लिए और लॉकडाउन की तरफ गए, वहाँ पे किस तरह पब्लिक को कितना उन्होंने बुरा भला कहा मोदी को, और जो हालत हुई है पब्लिक की, यहाँ सिंध में भी यही हुआ। अब असद उमर साहब, इस पे आपके ही काबीना कोलीग्स ये कह रहे हैं कि ये प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ये सारा कुछ हो रहा है। मैं जरा वो भी आपको सुनाता हूँ, शेख साहब ने कल इस पे क्या दावा किया, जरा सुनाइए।
वो बंदे सेंटर फॉरवर्ड गए, मरकज के भी 2 सेंटर फॉरवर्ड ने जाके वहाँ करामात दिखाई है, तो अब नॉर्मल हो गया। ये सेंटर फॉरवर्ड को कप्तान ने खुद भेजा आगे। कप्तान को इतने दिनों से हमलावर हो रहे थे, तो फिर किसी ने तो वहाँ जवाब देना था। मैं 3 में भी नहीं हूँ, 13 में भी नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह 14 में नहीं। मैं कैबिनेट मीटिंग मिस करके यहाँ वजीर आजम के हुक्म पे नहीं बैठा तो क्यों बैठा हूँ? तो क्या मैं बगैर वजीर आजम की परमिशन की ये कर सकता था? अली जैदी भी कह रहे हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर के कहने पे यहाँ बैठा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उनके कहने पे कर रहा हूँ। शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि यहाँ से भेजे गए सेंट्रल फॉरवर्ड वहाँ पे अटैक करने के लिए, प्राइम मिनिस्टर के कहने पे ही हो रहा है सारा कुछ। समर, मैं सिर्फ आपसे पहले एक सवाल पूछूं, फिर मैं जवाब दूंगा, अगर आप इजाजत दें। मैं पहले सवाल पूछूं। आपके ख्याल में ये जो सब सियासी बयान है, ये सिर्फ वफाकी हुकूमत दे रही है या सूबाई हुकूमत भी कोई सियासी बयान दे रही है? तो इसका जवाब अगर आप मुझे देते, फिर मैं उसके बाद अपना जवाब देता हूँ। वफाकी हुकूमत का रोल बड़ा होता है। आप वफाकी हुकूमत हैं, आपने सबको लेकर चलना होता है साथ। मैंने आपसे ये नहीं पूछा समझ, मैंने आपसे सवाल पूछा है कि आपके ख्याल में दोनों सियासी बयान दे रहे हैं या सिर्फ वफाकी हुकूमत दे रही है? देखें, मैं आपसे मैं वफाकी हुकूमत का ही पूछूंगा ना। मैंने पहले कहा बयानबाजी दोनों तरफ से हो रही है, सिंध भी कर रहा है, वफाक भी कर रहा है, लेकिन आपसे मैं वफाक का सवाल पूछूंगा ना कि वफाक का बड़ा काम होता है। मैं आपको जवाब देता हूँ ना। पहली बात तो अगर देखें, इस वक्त जो लोग बोल रहे हैं, आपने जुमला वो सुना है और आपने 3 क्लिप सुना दी है। उसूलन तो आपको सुनाने चाहिए थे दोनों साइड के क्लिप, और आपको कहना चाहिए था कि ये दोनों जो तरफ से जो हो रहा है ये ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा। लेकिन क्योंकि आपने नहीं सुनाया, उनसे हमने पूछा है, उनसे भी हमने पिछले प्रोग्राम्स के अंदर पूछा है, भाई आप क्या कर रहे हैं? मुराद अली शाह पे जो आपने एतराज उठाया था, हमने सुनाया पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को, भाई आप गलत कर रहे हैं। वो बातें जो आपको कमेटी के अंदर करनी चाहिए, आप बाहर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वहां बातें करते हैं, फिर आप जाके कमेटी के अंदर बैठते हैं, वो भी गलत है। हमने चलाया, बिल्कुल सुनाया लोगों को। समर, जरा सा हौसला रखा करो। जिस तरीके से आपका सवाल हम सुनते हैं ना, आपका नुक्ता नजर हम सुन के फिर जवाब देते हैं, खामोश रहते हैं, इसलिए जरा सुन लिया करो। इतना ज्यादा नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैंने सिर्फ बड़े आराम से आपसे तहम्मुल से एक सवाल पूछा। मैं भी तहम्मुल से बात कर रहा हूं सर। आप बड़े, आपने मुझे इतनी जज्बाती तकरीर सुना दी उसके बाद। अच्छा, मैं ये कह रहा हूं भाई आपसे कि क्योंकि आपने दूसरों के क्लिप्स नहीं सुनाए हैं, तो मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं लोगों को ये बताऊं कि भाई ये सिर्फ एक तरफ से नहीं हो रहा। और ये सिर्फ एक तरफ से नहीं। शेख रशीद की जो आपने बात की है, आपने पूरी बात उनकी नहीं समझी। जो उन्होंने को साफ कहा, समझी क्या नहीं, आपने वो दोहराया नहीं। उन्होंने कहा है कि हमले दूसरी साइड से हो रहे थे, मुतवातिर हो रहे थे, तो खिलाड़ी उतर आए। उन्होंने ये नहीं कहा कप्तान ने भेजा है, उन्होंने कहा जवाब किसी ने देना था, ये उन्होंने कहा है। अब आ जाए कि जरा मैं आपको बताता हूं कि हो क्या रहा है। हालांकि मैं ये करना चाहता नहीं हूं, मैं चाहता हूं आप मुझसे कुछ और बात करें। ये आप भी जो बात कर रहे हैं, आप जरा सा देखें कि आप क्या कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि सियासत हो रही है तो ये अच्छा नहीं है, और आप मुझसे, जिसकी जिम्मेदारी गैर सियासी है, जिसकी जिम्मेदारी है कि सबको साथ लेके चलने की, अगर उसमें कोई कोताही हुई है तो मुझे जरूर निशानदेही कर दें, मैं अपने आप को दुरुस्त करने के लिए तैयार हूं। आप मुझे क्यों घसीट रहे हैं उसके अंदर? मैं आपको सिर्फ एक चीज की मिसाल देता हूं, मैं उसके बाद नहीं दूंगा। 4:30 बजे के करीब खत्म होती है एनसीसी की मीटिंग, जिसके अंदर सारे फैसले किए जाते हैं। तमाम वज़राए आला, उस दिन सुबह नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग हुई थी, तमाम वज़राए आला और आज़ाद जम्मू कश्मीर के वफाकी वज़ीर आज़म जो है, वो सब कहते हैं हाँ जी, सुबह जो हमारी मीटिंग हुई थी असद उमर साहब के साथ, हमारे यही फैसले हुए थे, हमारी यही फैसला साजी हुई है। वज़ीर आज़म शुक्रिया अदा करते हैं, उठ के चले जाते हैं, मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, अनाउंस कर देते हैं, और सिंध के वजीर का बयान ट्वीट आता है 5:29 पे, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कंसेंसस डिसीजन मेकिंग के बाद पहला आ रहा है। मैं दोबारा, आप क्योंकि आपके ख्याल में सियासत नहीं इस वक्त डिस्कस होनी चाहिए, तो जरा बात करें उसके ऊपर। मैंने आपको अभी बताया कि जो फैसला साजी हो रही है उसके अंदर सब बड़े मस्बत तरीके से बाहमी मशवरे के साथ फैसले कर रहे हैं। हर चीज पे इत्तफाक राय नहीं होती, हर एक का अपना अपना जहन है, लेकिन एक अच्छे मस्बत अंदाज के अंदर, एक मरबूत अंदाज के अंदर फैसले करने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो वज़ीर-ए-आज़म कराची का दौरा उनका कोई आ रहा है, मुजव्वज़ा दौरा, उसमें जाके ये इख्तलाफात दूर करने की कोशिश करेंगे? चूंकि इस वक्त हो ये रहा है कि एक तरफ मुराद अली शाह साहब सारा मामला विफाक पे डाल रहे हैं कि वज़ीर-ए-आज़म फैसले करें, वो लीड करें, और वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं नहीं 18वीं तरमीम में ये सूबे फैसला कर सकते हैं, सूबों के पास इख्तियार है, जबकि ये भी पीपल्स पार्टी कहती है कि जो वबाएं होती हैं ये विफाकी सब्जेक्ट होता है। विफाक ये एक दूसरे पर जो डालने का मामला है, ये क्यों हो रहा है फिर?
सर ये तो उनसे आपको पूछना पड़ेगा। वफाक ने तो पहले दिन से ये कहा है कि हम पूरी कोशिश करेंगे मुशावरत से फैसले करें, साथ मिल के फैसले करें। लेकिन आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि बहुत बड़े बड़े फैसले किए गए, सूबों ने फैसले किए, वो वफाक ने नहीं किए। आप लोग तो खुद 2-2 हफ्ते प्रोग्राम चलाते रहे कि सूबों ने पहले फैसले किए। बिल्कुल। तो उस वक्त ये आइन की तशरीह ज़ाहिर है उस वक्त भी उनके सामने थी। मैं फिर वही कहूँगा कि आप समर, हमारी सबकी ट्रेनिंग होती है ना, मैं भी सियासतदान हूँ, मेरी भी एक कुदरती इंक्लिनेशन ये होती है कि मैं कुछ सियासी बात करूं। इसी तरीके से आप भी जो हैं और बाकी हमारे जो दोस्त हैं जो टीवी पे टॉक शो करते हैं, वो सियासी तज्जियागार हैं। तो आप अभी भी, हालांकि इस वक्त इतनी बड़ी वबा फैली हुई है, हालांकि इतना बड़ा दुनिया में, पाकिस्तान के दुनिया के अंदर कोई शायद एक सदी के अंदर इतना बड़ा चैलेंज आया है, हमने अभी तक सिर्फ सियासत की बात की है। आपने अभी तक मुझसे एक सवाल नहीं पूछा कि वबा के लिए कर क्या रहे हो, मईशत के लिए क्या कर रहे हो, लोगों को परेशानी से कैसे बचा रहे हो। हम सियासत ही डिस्कस कर रहे हैं। सर मुझे भी इसी बात पे तशवीश है कि जो मैंने पहले बात की, पिछले 24 घंटों के दौरान 17 मौत हुई, जो कि हाईएस्ट है इस सारे पीरियड के दौरान, और केसेस भी 520 सेकंड हाईएस्ट पिछले 24 घंटों के दौरान रिपोर्ट हुए। मुझे भी इसी बात पे तशवीश है कि हालात इतने संजीदा हैं और हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जिसे मिल बैठ के मसलों का हल तजवीज़ करना चाहिए, आवाम को हौसला देना चाहिए। इससे जाहिर है लोगों के अंदर कंफ्यूजन पैदा होती है, हिजान पैदा होता है जब दोनों तरफ से एक दूसरे पर अटैक्स हो रहे हैं। लोग सोचते हैं भाई कौन दुरुस्त कह रहा है, कौन गलत कह रहा है, किसकी तरफ जाऊं मैं वही तो आपको मैं सिर्फ पॉइंट आउट ये कराने की कोशिश कर रहा हूँ, गुस्ताखी माफ, कि जिस चीज पर तनकीद करें आप वही काम कर रहे हैं। आप उसी सियासत की बात कर रहे हैं। मैं फिर दोहरा देता हूं, मैंने पहले भी कहा था, और ये मैं कम से कम अपनी मीडिया ब्रीफिंग्स के अंदर कम से कम पहले तकरीबन दर्जन दफा दोहरा चुका हूं। जो मैंने पूरा आपको स्ट्रक्चर बताया कि किस तरीके से ये ढांचा बनाया गया फैसला साजी का, उसमें कौन कौन शामिल है, हमारी कितनी दफ़ा मीटिंग्स होती हैं। आपको पाकिस्तान की तारीख में कभी याद पड़ता है कि कोई इमरजेंसी आई भी हो और ऐसा कोई कौमी ढांचा बना हो जिसमें, जैसे मैं बार बार पहले बोल चुका हूं कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 सियासी पार्टियों के चीफ एग्जीक्यूटिव्स उसके अंदर शामिल हैं। उसमें पीपल्स पार्टी के सिंध के वजीर आला हैं, उसके अंदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वजीर आला है, उसके अंदर PTI के वजीर आला और वजीर आजम हैं, उसके अंदर मुस्लिम लीग नून के वजीर आला गिलगित-बल्तिस्तान और वजीर आजम आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर हैं। एक में 9 दफा मुलाकात हुई है, 7 बैठ के फैसले वहां से होते हैं। रोजाना की बुनियाद पे कमांड स्ट्रक्चर बना हुआ है जहां तमाम सूबाई वज़ीर आला होते हैं और चीफ सेक्रेटरीज होते हैं, और सूबाई वज़ीर आला के साथ भी ये भी सेशन हुआ, और मंडे को इंशाल्लाह हम दोबारा कमांड सेंटर के सेशन उनके साथ करेंगे। तो जो फैसला साजी हो रही है जी सर, मकसद यही है, इस डिस्कशन का मकसद यही था कि आपकी तरफ से पैगाम जाए, प्राइम मिनिस्टर की तरफ से पैगाम जाए कि बस करें, बंद करें ये बयानबाजी और संजीदा होकर सारे मसले पे काम करें। तो प्राइम मिनिस्टर कराची का कोई दौरा भी करने जा रहे हैं, उसमें जाके वो कोशिश करेंगे ये इख्तलाफात जो बयानात आ भी रही है बंद हो सिलसिला खुद जाके। मैं क्या बोलूं, अब समन हम एक ही बात में फंस गए, उसी एक ही सवाल को आपको 7 दफा दोहरा चुके हैं। मैं आपको ये कह रहा हूं कि कौम की जिंदगी के ऊपर, सुन लेना मेरी बात, कौम की जिंदगी के ऊपर जिस चीजों ने असर करना है वो फैसला साजी है, और उस फैसला साजी में इससे ज्यादा बेहतर मिसाल अगर आपको बाहमी मुशावरत की एक मरबूत तरीके से फैसला साजी की पाकिस्तान की तारीख में कोई है तो मुझे बता दें। आप अगर चाहते हैं, ये बिल्कुल वैसी आप ख्वाहिश कर रहे हैं कि मैं ये चाहूं कि समर अब्बास जो हैं, जो सियासी टेलीविजन टॉक शो करते हैं, वो मुझसे इंटरव्यू करें इस एक इतने बड़े बहरान के अंदर, और वो सिर्फ इंसानी बुनियाद के ऊपर और इंतजामी बुनियाद के ऊपर और मेडिकल सवालात करें, वो नहीं करेंगे। वही होगा जो आप कर रहे हैं। जब से प्रोग्राम शुरू हुआ आपने सिर्फ सियासी सवाल पूरा प्रोग्राम आपसे इकोनॉमी पे बात भी करेंगे, आपसे दीगर इश्यूज पे बात भी करेंगे। यही हम कह रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए। आज अगर ये चीजें ना होती, हम डिस्कस ही ना कर रहे होते, हम वही डिस्कस करते हैं जो हो रहा होता है मुल्क के अंदर। अनफॉर्चुनेटली ये हो रहा है तो डिस्कस हो रहा है। सर समर, जिस चीज पर आप तनकीद करें, आप एग्जैक्टली वही अमल दोहरा रहे। आप अमल कहां, जो चीज देखिए, हमने टीवी पे आके क्या बात करनी होती है, जो हो रहा होता है उसी पे हमने बात करनी होती है ना सर। जो हो रहा है मुल्क के अंदर, हम उसी को पॉइंट आउट कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, एक गलत चीज हो रही है जिसकी हम निशानदेही कर रहे हैं। इधर जरा सा रुक जाएं। क्या मुल्क के अंदर ये नहीं हो रहा कि आज से 1 माह पहले हमारे पास जो रोजाना की बुनियाद के ऊपर टेस्ट हो रहे थे वो को तकरीबन 700 के करीब थे, और आज 5000 से ज्यादा टेस्ट हुए? क्या हमारे मुल्क के अंदर ये नहीं हो रहा कि लाखों जो हैं मेडिकल जो प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है वो मुल्क के अंदर मंगवाए जा चुके हैं? क्या हमारे पास ये नहीं हो रहा कि 6 लाख से ज्यादा डायग्नोस्टिक किट्स इस वक्त आ चुकी हैं? क्या हमारे मुल्क में ये नहीं हो रहा कि 14 लेबोरेटरीज थी, वहां से 36 या 37 लेबोरेटरीज आज काम कर रही हैं, और इंशाल्लाह ताला तकरीबन 1 माह में 65 लेबोरेटरीज
काम कर रही होंगी। क्या हमारे यहाँ ये नहीं हो रहा कि एक बाकायदा साइंसी बुनियाद के ऊपर एक टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन के बाकायदा एक स्ट्रेटजी बनाई गई है, हिकमत अमली बनाई गई है, जिसका पायलट टेस्ट हो रहा है, इस हफ्ते वो पायलट टेस्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो जमीन पे तो ये सब कुछ भी हो रहा है मेरे भाई, बिल्कुल हो रहा है। इसी तरफ आना है, इसी तरफ आना है, मैंने इसी तरफ मैं भी आना चाह रहा था। ये इतनी बात के साथ कि ये नहीं होना चाहिए, इस पे बात वाइंड अप हो जाए, फिर हम आगे बढ़े। और यही बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, ये जो लॉकडाउन पे असद उमर साहब जो फैसला हुआ कि कुछ आपने कहा तामीराती शोबे को खोल रहे हैं, कुछ सनतों को, कुछ फैक्ट्रियों को खोलने की आपने इजाज़त दी कि ये खुलेंगी इस दौरान, इससे जिन ममालिक का हवाला भी दिया जाता है कि वहाँ पे ये हो रहा है, लॉकडाउन में नरमी की जा रही है, वहाँ तो कई ममालिक में से जहाँ पीक गुजर चुकी है कोरोना वबा की। तो क्या पाकिस्तान के अंदर हम ये कह सकते हैं कि पीक गुजर चुकी है, जो आना थी पीक? दो मैं ममालिक की आपको मिसाल दूंगा कि इस वक्त दुनिया में किस किस्म के फैसले हो रहे हैं। कल जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने फैसला किया, जर्मनी की हुकूमत ने फैसला किया कि छोटी दुकानें तमाम खोल दी जाएंगी, और पिछले 5 दिन के अंदर जर्मनी में 1000 लोगों की अमवात हुई हैं। स्पेन में परसों 519 लोग एक दिन के अंदर हलाकत हुई थी, एक दिन के अंदर 519 लोग, और कल उन्होंने तकरीबन तमाम नॉन एसेंशियल वर्कर्स को वापस काम पे आने की इजाज़त दे दी है। तो हर मुल्क अपनी सूरत हाल देख के, मैं बार बार ये कहता हूँ, बाय द वे येल यूनिवर्सिटी की अब एक बाकायदा साइंटिफिक रिसर्च स्टडी आ गई है जो ये कहती है, जो बात मैं कई दफ़ा दोहरा चुका था पहले, कि मगरबी मुल्क के अंदर जहाँ पे मईशत ताकतवर हो, जहाँ पे सोशल सेफ्टी सिस्टम स्ट्रांग हो, जहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम स्ट्रांग हो, वहाँ के लिए स्ट्रैटेजी जो बेहतर है वो कुछ और होती है। और उन्होंने येल यूनिवर्सिटी की स्टडी कहती है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया जैसे ममालिक के अंदर अगर आप हार्ड लॉकडाउन लंबे अरसे के लिए करेंगे तो वो स्ट्रैटेजी जो है वो नाकाम स्ट्रैटेजी है। तो इस पे दो राय हो सकती हैं, लेकिन मैं सिर्फ ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये राय जो है दुनिया के अंदर कई लोग इस राय का इजहार कर रहे हैं जो हमने बात की। एक बार स्पेन की आपने मिसाल दी, वो सक्सेस मॉडल तो किसी सूरत में भी नहीं है, लेकिन ये जो असद उमर साहब एक और जो आ रहे हैं अलार्मिंग फिगर सिंध के अंदर से आ रहे हैं अमवात के हवाले से। एक सेकंड रुक जाए, जरा मुझे बताएं, जर्मनी से ज्यादा सक्सेसफुल मॉडल आपको कोई यूरोप में अंदर पता है? नहीं, स्पेन की आपने मिसाल दी, स्पेन तो सक्सेस मॉडल किसी सूरत में नहीं है। वो जर्मनी की भी मिसाल बिल्कुल है। अच्छा, मैं जरा कराची के अलार्मिंग फिगर्स की तरफ आ जाता हूँ अब, कि ये जो डेथ्स के वहाँ पे आ रहे हैं, कि एक तो वो नॉन डेथ्स हैं जिनकी बात की भी जा रही है, उसके अलावा जो कह रहे हैं अननोन डेथ्स हैं, जो यानी कि जिनकी लाशें आ रही हैं, जिनकी डेड बॉडीज आती हैं अस्पतालों के अंदर, जिस पे फैसल एदी साहब के मुताबिक 388 डेड बॉडीज आ चुकी हैं उनके पास। और जो जिन्ना अस्पताल की इंतजामिया कहते हैं कि 21% ज़्यादा अमवात मामूल से इस कोरोना वबा के दौरानिए के दौरान सामने आई हैं। यानी कि यही बात मुराद अली शाह साहब भी कल मेंशन करते हैं, 15 लोगों के हमने टेस्ट करवाए जिनकी डेड बॉडीज आई, और उनके फेफड़ों के अंदर वही हमें अलामात नजर आई जो हमने उनका किया, अपना एक्सरे किया, जो कोरोना वबा से मरने वालों की होती हैं। यानी कि जो तखमीना आप कह रहे हैं कि तखमीने से कम है, इस तरह ये जो अदादशुमार आ रहे हैं इससे तो लग रहा है कि तखमीने से ज्यादा है अमवात। पहली बात तो वो 388 जो फैसल एदी आप कह रहे हैं, मैंने नहीं सुना फैसल एदी को कहते हुए। तो फैसल एदी ने उनके कोई टेस्ट कराए थे, किस अस्पताल में टेस्ट हुए थे, कौन सा डॉक्टर है जिसने ये बात कही है? मेरे पास तो 388 का ये नहीं कहा कि 388 के 88 कोरोना से मरे, लेकिन जिन्ना अस्पताल जो कह रहे हैं कि 21% ज्यादा अमवात हुई है रूटीन से, जो मामूल में आपको दूसरे वाले पार्ट का मैं जवाब दूं, तो एक तो जवाब पूरा सुनते नहीं है। आपने दो मुख्तलिफ बातें की थी, मैं दोनों के ऊपर कमेंट करता हूँ। देखें, हमारी पूरी कोशिश जो रही है, हमारे फैसले उतने ही अच्छे होंगे जितनी वो डेटा और वो मालूमात जिनकी बुनियाद पर हम ये फैसले लें। तो हमारी बहुत भरपूर कोशिश रही है कि जो भी हकीकत है वो हम तक पूरी पहुंचे। इसीलिए जब शुरू के अंदर एक माहौल ऐसा बनना शुरू हुआ, आपने इंतजामी तौर पे लोगों को ज़रा ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश की, तो लोगों में एक खौफ फैल गया, और हमें ये लगा कि डर ये लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि लोग रिपोर्ट ही करना छोड़ देंगे किसी को कोरोना का मर्ज हुआ है। तो वजीर आजम ने भी अपील की, मैंने भी बार बार बात की, जफर मिर्जा ने भी गाइडेंस इशू की कि यार ऐसा ना करें कि लोग जो है वो रिपोर्ट करना छोड़ दें। तो हमारी पूरी कोशिश। इसी तरीके से जब आज ये खबर आई तो हमने सुबह आज के नेशनल कमांड सेंटर की मीटिंग के अंदर ये इशू, मैंने रात ही को ये मैसेज कर दिया था जफर मिर्जा को, फैसल सुल्तान को, और आज सुबह कमांड सेंटर में डिस्कशन हुई। उसके बाद फैसल सुल्तान साहब, डॉक्टर फैसल सुल्तान की भी बात हुई काउंटर पार्ट्स के साथ, अपने जो डॉक्टर्स हैं वहाँ पर, और जफर मिर्जा साहब की सिंध की हेल्थ मिनिस्टर के साथ भी इसके ऊपर बात हुई। एक तो वो गाइडेंस इशू कर रहे हैं आज कि जो टेस्टिंग रिजीम है
उसको और फर्दर स्ट्रेंथन किया जाए, ताकि ऐसा कोई ना हो कि कोई भी केस ऐसा हो, चाहे वो डेड बॉडी हो या नियर डेड हो, जो हॉस्पिटल में आए, और अगर उसका कोरोना से रिलेटेड डेथ है तो हम चाहते हैं कि उसकी जो जफर मिर्जा साहब ने मुझे बताया, उसमें उन्होंने कहा कि जिन हॉस्पिटल्स के अंदर कोविड की बॉडीज इस वक्त आ रही हैं, सिंध की हेल्थ मिनिस्टर ने ये कहा है कि पिछले साल अप्रैल और इस साल पे जो नंबर्स हैं उसमें कोई सिग्निफिकेंट उनको वेरिएशन नहीं नजर आ रही है। सो ये आज की, और ये मैंने उनसे डायरेक्ट बात नहीं की, ये उनसे जफर मिर्जा साहब ने बात की थी, बट उन्होंने अभी तकरीबन 1 घंटे पहले इस बात का बताया। सो हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर ऐसा कुछ है, हमने और भी चेक किया, हमने पंजाब से चेक किया कि कहीं और से ऐसी खबर आ रही है, तो नहीं आ रही थी, लेकिन इसको पूरी तरीके से हम फॉलो करेंगे, और अगर कोई भी ऐसी हो रही है तो जाहिर है हम चाहते हैं कि हमारे पास बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन आए, ताकि उसी की बुनियाद पर हम फैसले करें। बिल्कुल सर, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा ज़रूरी है कि टेस्टिंग कैपेसिटी हमें मजीद बढ़ाना होगी। आपने कहा कि 5000 तक तकरीबन पहुंच चुकी है, बहुत अच्छी बात है। इसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ कहां तक ले जाने का इरादा है पर डे? सर, कोशिश हमारी ये है कि 20 से 25 हज़ार टेस्ट हम रोज़ाना की बुनियाद पे करने की पोजीशन तक पहुंच जाएं। अगर हम उसमें कामयाब हो गए तो अभी मिडल ऑफ मार्च से, मार्च के वस्त से लेके अप्रैल के आखिर में 6 हफ्ते के अंदर 30 गुना इजाफा हो जाएगा टेस्ट का। बहुत बड़ा चैलेंजिंग टारगेट है, लेकिन हमने बड़ी तफसील से उसके ऊपर काम किया। इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश करेंगे इसको वहां तक पहुंचाया जाए या कम से कम उसके करीब पहुंचा जाए। अभी तो हम जो जिसका आपने जिक्र भी किया, TTQ, ट्रेस टेस्टिंग एंड क्वारंटाइन, तो हम रैंडम टेस्टिंग की तरफ कब तक हम जा रहे हैं? चूंकि रैंडम टेस्टिंग भी जरूरी है, अभी तक तो हम एक पैटर्न को देखिए, रैंडम टेस्टिंग के ऊपर भी बहुत बात हुई है। रैंडम टेस्टिंग जो है हमारे ख्याल में इस वक्त जो है वो शायद उससे इतने मीनिंगफुल रिजल्ट्स ना आए, लेकिन हम ये ज़रूर करना चाहते हैं कि जहाँ पर हाई रिस्क कोहोर्ट हमको कोई नज़र आए या कोई इलाके के अंदर हमें हॉटस्पॉट इमर्ज होता हुआ नज़र आए, तो वहाँ पे जाके हम एक सिग्निफिकेंट एक्सटेंसिव टेस्टिंग कर सकें, और उसके बाद उतना ही ये है कि जो पॉजिटिव टेस्ट का केस आए उसकी ट्रैकिंग करके, जो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रैकिंग है वो करके उनमें चेक किया जाए कि वो तो नहीं वबा आके ले जा रहे, क्योंकि सिम्टम्स जो हैं वो जाहिरी होने में उसमें टाइम लगता है। तो हम चाहते हैं कि जितनी जल्द हम पहुंच सकें, और अगर खुदा न खास्ता किसी को वो वबा लग चुकी है तो उसको पहले से ही उसके इलाज शुरू हो सके और उसको आइसोलेशन की जा सके बाकी लोगों के साथ। तो इसकी तरफ हम बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा सर, एक कन्फ्यूजन इस वक्त ये भी हो रही है, पैदा हो रही है कि जो आपने कुछ शोबे खोल दिए और कुछ को आप नहीं खोल रहे, उस पर बहुत ज़्यादा सवाल उठ रहा है कि एक मिक्स सिग्नल जब जाता है तो लोग ज़्यादा फिर कोऑपरेट नहीं करते। जिस तरह से ताजरों की तरफ से आ गया कि हम कोऑपरेट मजीद नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे लॉकडाउन को फॉलो, उलमा ने कह दिया हम लॉकडाउन को मजीद फॉलो नहीं करेंगे, तो इससे इस कन्फ्यूजन को कैसे दूर किया जाएगा कि तमाम लोग कोऑपरेट करें? देखिए, ये इसके ऊपर भी बड़ी बातचीत हुई थी कि अभी तक जो हमने पहला फेज जो था, पहला मरहला जो था, वो तो बड़ा आसान था कि जी ये एसेंशियल इंडस्ट्रीज हैं, ये नहीं चलेंगी तो मुल्क बंद हो जाएगा, सिर्फ उनकी इजाज़त थी। सही। जो दूसरा फेज है, जब भी हम वहाँ से जाएंगे, अगर आप सब कुछ नहीं खोल रहे तो ऐसी सूरत हाल जरूर उठेगी जिसके अंदर लोग सवाल पूछेंगे जी वो क्यों खोला और ये क्यों नहीं खोला। उसके पीछे जो मंतक थी, वो मंतक क्या थी? वो बड़ी सादा है कि वो इंडस्ट्रीज, वो कारोबार जिससे बहुत ज़्यादा ख़तरा नहीं पैदा होता, और इसके अंदर हमने सिर्फ अपना जहन नहीं इस्तेमाल किया, जो आलमी रिपोर्ट्स शाया हुई हैं, जो आलमी एनालिसिस तज्जिया शाया हुआ है, हमने उसका भी फ़ायदा उठाया कि कौन कौन से कारोबार हैं जिनको समझा जाता है कि इससे वबा फैलने का ज़्यादा ख़तरा है और कि इससे कम ख़तरा है। तो उसको सामने रखते हुए हमने ये फैसला किया। और आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 ग्रुप्स जो हैं जिनकी तरफ से ज़रा इसमें खदशात का इजहार किया गया, तो वो कुछ उलमा की तरफ से, सब नहीं पर कुछ उलमा की तरफ से, और ट्रेडर्स, ताजिर जो तंजीमों के साथ हैं। और कल ही सुबह की हमारी जो कमांड सेंटर की मीटिंग थी, उसके अंदर ये फैसला हुआ कि इनके जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इनके रहनुमा हैं, उनके साथ एंगेज किया जाएगा, उनके जायज़ मसाइल को देखा जाएगा और कोशिश की जाएगी। तो उलमा के साथ तो सदर पाकिस्तान हफ्ते को खुद एक मीटिंग बड़ी, उसके बाद वज़ीर आज़म भी मीटिंग करेंगे, और जो ताजिर तंजीमें हैं उनके साथ भी रब्ता किया गया है। कल का जुमा भी बीच में आ रहा है। बहरहाल ये ना हो, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा कोऑपरेट नहीं कर रहे, जो मेजर जो सामने मसाजिद हैं वहाँ तो कोऑपरेशन हो रहा है, लेकिन अंदर जो आप चले जाएँ, स्लम्स के अंदर, गाँव के अंदर चले जाएँ, वहाँ बिल्कुल भी लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे। वहाँ उसी तरह से इज्तिमा हो रहे हैं जुमे के। ये इसके अंदर है, और सिर्फ जुमे की इज्तिमा नहीं, ऐसी और भी हमें लोग जो हैं, कई इलाकों में ऐसा है कि ज़्यादा एहतियात नहीं हो रही, और इसमें जाहिर है कि आपका और मेरा दोनों, हमारा जो है यानी जो सियासी लीडरशिप है और मीडिया जो इसका बड़ा रोल है कि लोगों तक ये आगाही पहुंचाना
कि जितना खुद इन लोग एहतियात करेंगे, जितना हिफाजती तदाबीर पर अमल करेंगे, उतनी ज़्यादा गुंजाइश पैदा होगी कि हम उनको रोजगार के मौका जो है वो फराहम कर सकें और लोग अपना काम कर सकें। अगर बेहतियाती करेंगे, अगर हिफाजती तदाबीर को फॉलो नहीं करेंगे तो खुदा न खास्ता ऐसी सूरत हाल पैदा हो सकती है कि हमें और भी ज़्यादा मज़ीद सख्तियाँ करनी। सर, एक और बहुत ज़्यादा पॉपुलर तनकीद, मैं इसे पॉपुलर तनकीद इसलिए कह रहा हूँ, सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा इस पर बात हो रही है और आप ही के तादी मोहन सलाई साहब ने भी सवाल किया है कि आपने मजदूरी के लिए खोल दिया, आपने शोबा मजदूर जाएंगे लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है जिस पे उन्होंने सफ़र करना है। फिर एक और तनकीद होती है कि आपने दर्जियों के लिए खोल दिया लेकिन कपड़े की दुकानें बंद हैं, दर्जी क्या सिएंगे, जो मैकेनिक हैं उनकी शॉप्स खुलेंगी लेकिन स्पेयर पार्ट्स की बंद होंगी। ये इस प्लानिंग पे भी सवाल बहुत ज़्यादा लोग उठा रहे हैं। सर, ये सवाल तो पूछना अच्छी बात होती है, लेकिन ये सब जो है, जैसे मैंने कहा कि फॉलो क्या किया गया है कि जो हमारा अपना भी जो तज्जिया था और जो आलमी जो तज्जिया है कि किस काम से ज़्यादा ख़तरा पैदा होता है, तो कपड़े की मार्केट खोलने से जो ख़तरा है वो उससे कहीं ज़्यादा है बनिस्बत एक इनफरादी दर्जी की दुकान खोलने के लिए। क्या इससे दर्जी का जितना कारोबार हो सकता था अगर पूरी मार्केट खोल जाती, जाहिर है उसका ज़्यादा कारोबार हो सकता था, लेकिन उसको बिल्कुल बंद करने से बेहतर है। और मैं तो कल मजाक कर रहा था कि जो शादीशुदा लोग हैं, ख़ास तौर पे ज़रा सी जिनकी शादी को अरसा हो गया है, उनको पता है कि उनकी बीवियाँ जो है ना वो किसी वक्त भी घर से बहुत सारा अनसिला हुआ कपड़ा निकाल लेती हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारोबार मिलना शुरू हो जाएगा। वो उतना नहीं होगा जो 100% है, लेकिन उनको 10%, 20%, 30% कुछ तो मिलना शुरू हो। सही। अच्छा सर, फाइनली इस पे मैं कोरोना पे एक आपसे आखिरी सवाल, टाइगर फोर्स के वाले से, एक तो जो 12,000 रुपये अब ज़ाहिर इमदाद है वफाकी हुकूमत की तरफ से वो मिलना शुरू हो गई है, कई ख़ानदानों को मिल भी चुकी है लाखों की तादाद में। और इस पे दो मेरे सवाल का दो सवाल आते हैं। एक तो ये कि आउटलेट्स बढ़ाने के वाले से क्या प्लानिंग है, जो मुख्तलिफ कंपनीज थी टेलीकॉम कंपनीज, उनके थ्रू, उनके जो बैंक्स थे उनके थ्रू। और दूसरा सवाल यह है कि इसमें एक ये भी है कि टाइगर फोर्स जो आपने बनाई उसका क्या मकसद है? आप तो कैश दे रहे हैं, कैश तो जारी है लोगों को और राशन का तो प्रोग्राम है नहीं है, तो टाइगर फोर्स रहेगी या फिर अब वो आइडिया ख़त्म हो रहा है? अच्छा, इसके अंदर जो है एहसास के जो सेंटर्स हैं उसके अंदर दो किस्म की जो कोशिश की जा रही है जिसके लोगों को मुश्किलात पैदा हो रही हैं। तो एक तो सेंटर्स में इजाफा किया जाए, और जो टोटल सेंटर्स थे जो उसका टारगेट था शुरू में वो 16,900 के करीब थे। शुरू में पहले दिन जो खुले जिन्होंने काम शुरू किया वो मेरे ख्याल में 6,000 के लगभग था, वो बढ़ के नंबर को 2 दिन पहले 11,000 तक पहुंच गया था। तो आहिस्ता आहिस्ता उसको बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। एक वो है, और दूसरा वो कि जो सेंटर खुले हुए भी हैं वहां पे खुसूसी तौर पे ये बायोमेट्रिक फैसिलिटी कम होने की वजह से रफ्तार जो है वो पैसा देने की या लोगों को ओवर टर्नओवर की वो कदरे सुस्त है, तो लोगों को इंतजार बहुत ज्यादा देर करना पड़ा है और उसकी वजह से रश भी जरा ज्यादा हो जाता है। तो इन दोनों चीजों के ऊपर काम किया जा रहा है, बतदरीज बेहतरी भी हो रही है, लेकिन अभी और बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है। जहां तक टाइगर फोर्स का ताल्लुक है, नहीं, टाइगर फोर्स ने ये काम तो कैश के अंदर नहीं करना। एक ये डिस्कशन जरूर हुआ है कि उन वॉलंटियर्स को, ये जो हमारे 15-16 हज़ार जितने भी ऑपरेट कर रहे होंगे, वहां पर कुछ की ड्यूटी लगा दी जाए ताकि अगर कोई मसाइल वहां पे आ रहे हैं तो वो मसाइल वापस जो है वो सेंटर तक पहुंच सकें। सो एक तो ये उनका, दूसरा ये जो मैं टेस्टिंग, ट्रैकिंग और क्वारंटीन की स्ट्रेटजी की बात कर रहे थे, उसके अंदर हमें वॉलंटियर्स की ज़रूरत होगी उस स्ट्रेटजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए। और एक अच्छी तादाद है इन वॉलंटियर्स के अंदर जो हेल्थ केयर वर्कर्स भी हैं, कुछ डॉक्टर्स हैं ट्रेंड जो उसके अलावा हैं। तो एक दूसरा काम वो है जो उसके लिए, इसी तरीके से 3-4 और मुख्तलिफ काम है जिनकी निशानदेही जारी जिसमें इस्तेमाल करेंगे। सही। चलिए, मुझे प्रोग्राम में यहाँ एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ सियासी सवालात भी हैं, तहकीकाती रिपोर्ट्स एक के बाद एक आ रही हैं, उन पे बात होगी। छोटे से ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक द शो। असद उमर साहब, आजकल आप वज़ीर-ए-आज़म के बहुत ज़्यादा करीब हैं और पिछले साल जब वज़ारत ख़जाना से आप निकले तो उस वक्त एक तासुर ये बना कि जहांगीर तरीन का इसके पीछे हाथ था। आज जब जहांगीर तरीन ज़ेर अताब हैं तो ये इंप्रेशन आ रहा है कि वो जो ग्रुप जिसके बारे में जहांगीर तरीन कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ उस ग्रुप ने साजिश की है, वो तासुर उभर रहा है कि आप भी उस ग्रुप का हिस्सा है शायद। क्या रोल आपका सारे मामले में? मेरा से कोई लेना देना नहीं है, और ये कुछ लोग ज़रूर कहते थे। आपको पता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि कोई और इसके अंदर मुलव्वस था या नहीं था। वज़ीर-ए-आज़म का फैसला था, वो तब्दीली चाहते थे, वो फैसला हो गया। तो मैंने तो कभी आज तक
और अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मेरी तस्दीक कर दी। मैंने कभी भी नहीं कहा कि कोई साजिश हुई है, कोई भी इसमें शामिल था। जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है मेरे खिलाफ, उसमें कौन मुलव्विस है फिर? वो तो उन्हीं को पता होगा, मैं तो नहीं कह सकता कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है या नहीं हो रही। उसका मेरा इससे कोई लेना देना नहीं। आपके इल्म में ऐसा कुछ नहीं है जो जहांगीर तरीन साहब कह रहे हैं कि साजिश हो रही है मेरे खिलाफ? और तो मैं आपको सच्ची बात बताऊं, मैंने तो शुगर वाली रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है। ये इसी कोरोना के क्राइसिस के दरमियान आई है, और आपको पता है मैं तो आजकल हफ्ते में 5 दिन नहीं 7 दिन जो है, आज 24वां या 25वां दिन है कि बगैर ब्रेक के काम करो। तो मैंने तो उसकी रिपोर्ट भी नहीं पढ़ी है अभी तक, उसमें लिखा हुआ क्या। IPPs वाली भी नहीं पढ़ी सर, जो ताज़ा रिपोर्ट एक IPP की रिपोर्ट में लीक हुई है, अभी आनी है? नहीं, मुझे रिपोर्ट आ गई है, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से मुझे रेफर कर दी गई है। उसको इंशाअल्लाह ताला हम कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी में पिक कर लेंगे। अभी मैंने पढ़ी नहीं है, लेकिन रिपोर्ट मेरे पास ऑफिशियली आ गई है। तो पब्लिक कब तक कर रहे हैं सर उस रिपोर्ट को? वो लीक तो हो चुकी है मीडिया के अंदर। अभी देखें, अगली कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी के इजलास के अंदर हम इस इशू को टेकअप कर लेंगे, उधर ही फैसला हो जाएगा कि इसको क्या करना है। सर, इसमें भी 2 वुज़रा के नाम आ रहे हैं। जिस तरह आटा चीनी स्कैंडल की आपने बात की, यहाँ भी वुज़रा के नाम आ रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर के करीबी लोगों के नाम आ रहे हैं। यहाँ पे भी वो शेख रशीद साहब के बकौल फील्डिंग चेंज होगी या फिर एक्शन होगा उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने फ़ायदा उठाया है? चूँकि बताया जा रहा है कि 1 ट्रिलियन का फ़ायदा उठाया गया कौमी खजाने से नाजायज़ तौर पर। सर, मैंने तो जैसे कहा, मैंने अभी रिपोर्ट को पढ़ी नहीं है, तो मैं बता रहा हूँ सर, जो लीक हुई है मैं उसकी बात, उससे रेफरेंस से बात कर रहा हूँ कि तो आई नो भाई, लेकिन आपको एक लीक चीज पे लिया, उसकी बुनियाद के ऊपर मैंने फतवा तो नहीं जारी कर देना। मैं तो सिर्फ असूली तौर पे बात कर सकता हूँ सर। पता सर, ये बात ऑन द रिकॉर्ड तो है, ये तो बड़ी आम सी बात है, हर किसी को मालूम है कि 2 वुज़रा हैं जो कि IPPs के अंदर हैं, वो खुद इसमें उन्होंने फ़ायदा उठाने वालों में वो भी हैं शामिल। इसमें कोई वो ढकी छुपी बात तो नहीं है कोई? नहीं, IPP में होना और फायदा उठाने वालों में शामिल होना 2 मुख्तलिफ चीजें हैं। IPP होना किसी का कोई जुर्म नहीं है, कोई कानून की खिलाफ। फायदा भी उठाया सर, फायदा भी उठाया है, खबर इत्तलात है कि फायदा उठाया है, फायदा उठाया है। आपको पता होगा ना फायदा उठाया। मेरे पास तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं है। मैं आपको, अगर भाई आप सवाल पूछते उसका जवाब आपके खुद ही के पास होता है। तो सर, अगर हुआ आपके पास आ जाएगी जरा, अगर फायदा उठाया हुआ इन वुज़रा ने भी, तो इनके खिलाफ भी एक्शन होगा सख्त किस्म का। फिर अगर आप मुझे जवाब देने तो मैं वही जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ तीसरी दफा। देखें, इसके अंदर 3 मुख्तलिफ किस्म की सिचुएशन आ सकती। एक ये कि आपकी पॉलिसी ठीक नहीं थी, आपने अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई। अब अगर आपने अच्छी पॉलिसी नहीं बनाई तो ये कोई जिसको उस पॉलिसी का फायदा हुआ वो तो जुर्म नहीं है, वो तो जिसने पॉलिसी बनाई वो तो अगर जुर्म है तो वो उसका जुर्म है। लेकिन उस गलत पॉलिसी की वजह से हो सकता है कि आपके ऊपर इतना बोझ आ जाए कि फिर आप साथ बैठ के बात करें और कोई अफाम तफहीम से कोई हल निकालें कि भाई ये तो अब बोझ नहीं बर्दाश्त हो रहा, तो इसके बारे में अब क्या किया जाए, कोई साथ मिलकर कोई बात करते हैं। एक तो हिस्सा ये हो गया। दूसरा ये है कि पॉलिसी तो ठीक बनी थी, लेकिन उस पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन उस पॉलिसी के मुताबिक नहीं हुई, जिसके अंदर क्लियर रॉन्ग डूइंग एस्टेब्लिशमेंट होती है और फिर वहां पे एक्शन भी बनता है। तीसरी चीज जो है वो ये क्रिमिनलिटी, जुर्म हुआ है। जिस तरह कहा जाता है कि जी अल्लाह जानता सच है कि नहीं है, लेकिन तेल चुराया गया। अगर इस किस्म की कोई चीज नजर आती है या गलत आदाद शुमार की बुनियाद पे प्रोजेक्ट कॉस्ट दे दी गई और उसके नतीजे में ज्यादा पैसा बनाया गया, तो ये तो सीधा सीधा जुर्म है। और जुर्म की सजा जो बनती है कानून के तहत वो मिलनी चाहिए, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, वो ताकतवर से ताकतवर आदमी हो, उसमें तो दो कोई राय है ही कोई नहीं, चाहे वफाकी वजीर या वजीर मुमलिकत या मामले खसूसी या मुशीर क्यों ना हो, चाहे असद उमर ही क्यों ना हो। अच्छा सर, नदीम बाबर साहब, उनका नाम भी आ रहा है इस मामले में, वो भी चूंकि स्टेक होल्डर हैं IPPs के मामले को लेकर। उन्होंने ख़त लिखा है एक उमर अयूब साहब को कि ये गलत हो रहा है, ये आप सरमायाकारों को डिस्करेज कर रहे हैं। ये तो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी थी, तहकीकात हो काबीना का हिस्सा है, वो प्राइम मिनिस्टर की पॉलिसी को उससे मतलब आप फॉलो नहीं कर रहे। अच्छा, ये मैं इस खत के बारे में ना मैंने ये खत देखा है, मैं बता रहा हूँ ये खत लिखा है सर इन्होंने। अच्छा, ये अगर उन्होंने खत लिखा है कि ये अप्रोच ठीक नहीं है तो ये उनकी राय हो सकती है, लेकिन जैसे आपने कहा कि ये डिसीजन जो है ये PM ऑफिस से लिया गया था, इन्वेस्टिगेशन करनी है और वो इन्वेस्टिगेशन उन्हें, इसमें मुझे बताएं कि इन्वेस्टिगेशन, मैंने भी आज सुना है कि बड़ी वो लोग कह रहे हैं कि मीडिया ट्रायल हो रहा है। अगर मीडिया ट्रायल वाले आप कर रहे हैं तो यार ना करें ट्रायल, लेकिन इस पे कोई नई बात है, ये बातें मैं कौन कह रहा है मीडिया ट्रायल हो रहा है सर?
ये जो सरमायाकार हैं वो कह रहे हैं। तो ये जो है हमारे मैं असेंबली में बैठा हुआ था, ऑपोजिशन का मेरे जमाना था, ख्वाजा आसिफ साहब थे वजीर उस वक्त बिजली के, बिल्कुल, और उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो आईपीपीस के बारे में बातें की उन्होंने, और उन्होंने कहा कि मेरा बस चलो मेरा दिल करता है पता नहीं क्या कर दूं इनके साथ। सो ये आप बातें करते रहें और उसको मंतकी इंजाम से ना बजाएं, इससे बेहतर नहीं है कि एक प्रोफेशनल तरीके से एक रिपोर्ट बनाई जाए, इन्वेस्टिगेशन हो शफाफ तरीके से। वो तो अभी भी पीएमएल कह रही है हीट रेट चेक होना चाहिए, जो अभी भी चेक नहीं हुआ, वो तो बात अभी भी वही कर रहे हैं। तो 5 साल करवाया क्यों नहीं था? ये तो पूछ लें उनसे 5। तो हम यही कर रहे हैं कि ये जो बातें टीवी पे होती थी, असेंबली के अंदर होती थी, टॉक शो के ऊपर होती थी, एक बहुत बड़ा आपका सेक्टर है, अगर गलत काम हुआ है तो गलत काम की सजा होनी चाहिए, और अगर गलत काम नहीं हुआ है तो उनको बदनाम नहीं करना चाहिए, उसी मंतकी अंजाम पे ले जाने की कोशिश करें। ये कर्जा कमीशन वाली रिपोर्ट तो यकीनी तौर पर आपने पढ़ी होगी सर, वो भी जल्द सामने आने वाली है। कोई 350 लोगों के नाम है मुबैना तौर पर, जिनमें इसमें भी कुछ हुकूमत में बैठे लोगों के नाम आ रहे हैं जो पिछले 5 साल केपी गवर्नमेंट के अंदर थे। अच्छा, ये तो रिपोर्ट पब्लिश पढ़नी तो मैंने क्या दूर की बात है, वो तो रिपोर्ट अभी आई नहीं है, पता नहीं आपको कहाँ से मिल जाती है। अल्लाह करे खबरें छप चुकी है सर इसके बारे में, खबरें छप चुकी हैं इसके बारे में। मैं अपने बारे में जो खबरें पढ़ता हूँ ना, तो वो भी मेरे लिए खबर होती हैं। तो सर रिपोर्ट्स आ रही हैं अनकन्फर्म, सही रिपोर्ट्स आ रही हैं कि उसमें है कोई 350 लोगों के नाम, आपकी गवर्नमेंट में बैठे लोगों के कुछ नाम भी हैं। आप अगर कह रहे हैं तो जरूर होगा, मैं उस पर क्या कह सकता हूँ। सिर्फ ये ऐसी कोई गवर्नमेंट देखी है जो शफाफ 5 साल फील्डिंग ही ना तब्दील करता रह जाए सर, कहीं जो शेख रशीद साहब कहते हैं हर रिपोर्ट के बाद अगर फील्डिंग तब्दील होती रही तो कप्तान साहब 5 साल फील्डिंग ही तब्दील ना करते रहे कहीं। अच्छा, पहली बात तो ये बता दें कि पहले ये रिपोर्टिंग किसने छापी थी भाई, इस पे भी आ जाए, इस पे भी आ जाएंगे कि ये इसमें कोई शक नहीं, बहुत अच्छा फैसला है ये, इसको आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया है, बहुत अच्छा फैसला अपनी गवर्नमेंट में बैठे हुए अपने ही तमाम चीजों के खिलाफ रिपोर्ट इस तरह लेके आना, ये पहले नहीं हुआ और एक अच्छा फैसला, इससे सब अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, अब ये इससे अगला मंतकी कदम ये बनेगा कि अगर हम ये शफाफ तरीके से एक रिपोर्ट आ भी गई है तो उसके मुताबिक जो भी फैसला बनता है, अगर वो हम फैसले नहीं करेंगे तो उसका हमें सियासी नुकसान होगा। एक तो अखलाकी तौर पे तो वो सही काम है ही है, लेकिन वो सियासी तौर पे भी हमें नुकसान होगा। अगर हमने काम नहीं करना था तो फिर हमें रिपोर्ट ही नहीं छापनी थी। तो मुझे तो पूरा यकीन है, जितना मैं वज़ीर आज़म को जानता हूँ, कि जब उन्होंने एक फैसला किया कि एक शफाफ तरीके से कोई काम किया जाए तो वो उसको मुंतकी अंजाम तक भी लेकर जाएंगे। सही। तो सर ये यानी बगैर सियासी वाबस्तगी देखे कार्रवाई होगी सिंपली? जी, जिस तरीके से बगैर सियासी वाबस्तगी की देखे हुए अभी तो मैंने देखी नहीं है। आप कह रहे हैं आईपीपी की रिपोर्ट में भी है और डेट कमीशन रिपोर्ट में भी है, अल्लाह जानता है कौन है कि कौन नहीं है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं अगर इतनी शफाफ तरीके से रिपोर्ट बनी है तो फिर आप फैसले भी हो जाएंगे। सही है। अच्छा सर, ये जजेस के खिलाफ कैंपेन कौन चला रहा है, जो कल प्राइम मिनिस्टर ने FIA को तहकीकात का भी कहा है? यार मैं जो हूँ, जैसे मैंने कहा, मैं सच्ची बात है सुबह से लेकर लिटरली रात तक काम चलता रहता है और 7 दिन चल रहा है आजकल। तो मैं कल अपनी बीवी से पूछ रहा था, जब मुझे वो आया ना कि ये हुआ है, ये नोटिफिकेशन इशू हुआ है कि इन्वेस्टिगेशन की जाए, तो मैंने अपनी बीवी से पूछा कि कुछ हो रहा है, तो सुना है कुछ सोशल मीडिया पे पिछले 1-2 दिन के अंदर कुछ किया था कुछ लोगों ने, मुझे उसकी तफसील नहीं पता है कि क्या कहा गया था, लेकिन अगर जाहिर है अगर कोई ऐसी काम हो रहा था जो कानून की खिलाफ वर्जी है तो ठीक है, वो होगी उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन। जफर मिर्जा साहब इज स्टेइंग, ही इज नॉट गोइंग, जो आजकल उनके बारे में काफ़ी खबरें चल रही हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा सरजनिश की उनकी कि सही तरह से मौके पेश नहीं कर सके सुप्रीम कोर्ट के अंदर, क्या हकीकत है सर इस मामले में? सर्जनी तो कोई नहीं हुई थी यार, मैं भी वहां पे था, उन्होंने जरूर सवाल जरूर पूछा था वजीर आजम ने, सर्जनी तो मुझे कहीं नहीं नजर आई थी। लेकिन जफर मिर्जा साहब बड़ी मेहनत कर रहे हैं सर, काम कर रहे हैं इस वक्त। हमारी जो ये कोरोना के खिलाफ जो सारा एफर्ट है उसका बड़ा एक कलीदी उनका किरदार है, तो अल्लाह ताला उनको और हिम्मत दे। सही। कोई आपकी झड़प हुई थी मुराद सईद से काबीना के अंदर, कोई पिछले इजलास के अंदर? कुछ सुना है काफी गर्मा गर्मी हो गई थी। वो बेचारे मुराद सईद का मुझे फोन आया, उसने कहा जी कि अगर आप चाहते हैं तो मैं फोन करके जो ये खबरें चला रहे हैं उनको बोल दूं। मैंने कहा भाई ये तो सारा वक्त चलती रहती हैं। उस बेचारे ने सवाल आ रही है सर, काबीना अरकान ही देते हैं ये खबरें, कोई बाहर से कोई नहीं। ये उसने सवाल पूछने से पहले ये कहा था कि मैं असद भाई की बहुत इज्जत करता हूं, और उसके बाद सवाल पूछा था यार इसमें सवाल, और उसने सवाल पूछा, मैंने जवाब दे दिया। दैट वाज द एंड ऑफ द स्टोरी। झड़प हो गई और पता नहीं क्या क्या हो गया। सही है। चले एक क्विक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो मईशत के हवाले से कुछ आम सवाल पूछने असद उमर साहब से, बिलखुसूस शरह सूद में जो 2% कमी की गई है, कितना आम फैसला है, बातों की ब्रेक के बाद हमारे साथ रहेंगे।
वेलकम बैक द शो। कुछ क्विक क्वेश्चंस हमने इकॉनमी के वाले से असद उमर साहब से करने हैं। असद उमर साहब, जो आज फैसला हुआ है शरह सूद में 2% कमी का, मुतालबा तो आ रहा था ज़्यादा होनी चाहिए थी, आप समझते हैं ये मुनासिब कमी हुई है या फिर मजीद कमी होनी चाहिए, चूँकि पूरी दुनिया में तो लोगों ने बहुत ज़्यादा कम कर दी है? नहीं, एक्चुअली अगर आप टोटल क्वांटम में देखें तो शायद पाकिस्तान में सुगत कमी जितनी की गई है वो सबसे ज़्यादा है, और उसकी वजह यह भी है कि जब ये रेट कट शुरू हुआ था तो पाकिस्तान में शरह सूद हमारी थी भी ज़्यादा, तो इसीलिए उसके अंदर गुंजाइश भी ज़्यादा थी। लेकिन जिस वक्त पहला फैसला किया गया था, जिस 0.75% कमी की गई थी, तो उसके बाद मैंने टीवी पर, मैं तो पब्लिकली कहा था कि जी मैं अगर अभी भी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का हिस्सा होता, जो मैं सियासत में आने से पहले था स्टेट बैंक की, तो मेरा फैसला ये ना होता। मेरे ख्याल में मॉनेटरी पॉलिसी हमेशा आगे देख के की जाती है फैसले, और मुझे नज़र आ रहा था कि जो मईशत के साथ होने वाला है उससे बहुत ज़्यादा गुंजाइश बनती थी। अच्छा काम ये किया स्टेट बैंक ने कि उन्होंने अमूमी तौर पर तो वो 2 माह के बाद ये दोबारा नज़रसानी की जाती है, लेकिन गैर मामूली हालात को देखते हुए वो उन्होंने पहले एक दफ़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी सेशन किया, उसमें 2% कट किया, और उसके बाद 1.5% उसमें शायद कट हुआ था, 1.5% उस वक्त कट किया, और अब दोबारा उन्होंने दोबारा रिव्यू करके दोबारा किया है। तो अच्छी बात यह है कि स्टेट बैंक जो है, इसका मतलब एक जो गैर मामूली हालात पैदा हुई भी है उनको एहसास है, और वो 9% मुनासिब है या आपकी नज़र में मजीद कम होनी चाहिए? कितनी होनी चाहिए आप? ये अब डिपेंड करेगा। अब जो 4.25% का कट आ गया है, तो अब जो है वो जरा सा हमें देखना होगा कि आगे के इकोनॉमी कैसे रिएक्ट करती है। जो अभी तक सूरत हाल है, मईशत जितनी तेजी से स्लो डाउन हो रही है, अभी मेरे पास कल तक के उसके नंबर आए थे एक्सपोर्ट के, तो वो और तेजी से नीचे जा रहे हैं। सो इस वक्त जितने भी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा शार्प रिडक्शन आ रही है, लेकिन इसके साथ साथ हमने कुछ कल फैसले किए, उससे मईशत के अंदर कुछ ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी का भी मौका मिलेगा। तो ये देखते हुए अगर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसी तरीके से प्रोएक्टिवली देखता रहे, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है कि एक ही दफ़ा में बहुत बड़ा चेंज करने के बजाय अगर वो हर चंद हफ्ते के बाद देखते हुए फैसले करते जाए तो उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। आपकी राय में कहाँ तक होनी चाहिए इस वक्त सर, कहाँ तक जानी चाहिए? मजीद रिडक्शन कितनी होनी चाहिए इसमें? मैं स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में हुकूमत में बैठ के मुझे ये मुनासिब नहीं है। आपकी राय कम होनी चाहिए सर? कम होनी चाहिए ना मजीद? चले इतना कह सर, मेरे ख्याल में अभी और गुंजाइश भी निकलेगी, और गुंजाइश अभी निकलनी चाहिए। सर, एक और इम्पोर्टेंट मामला है, जो IMF ने RFI के तहत पाकिस्तान को $1.4 बिलियन देने जो मिल रहे हैं वहाँ से पाकिस्तान को, कोई प्लानिंग की है एडवांस में कि ये हमने कहाँ खर्च करने? जी, हमने तो पहले खर्चा किया था, उसके बाद फंडिंग आ रही है। आपको पूरा एक इकोनॉमिक रिलीफ पैकेज जो है वो फाइनेंस एडवाइजर ने अनाउंस किया था, एक बहुत बड़ा पैकेज है, तो उसकी फाइनेंसिंग के लिए ही ये इस्तेमाल किए जाएंगे। तो उसकी तो तफसीलात हम पहले से बता चुके हैं आपको कि कहाँ का पैसा खर्च करना है। अच्छा सर, इसके अलावा जो G20 की तरफ से हुआ है फैसला के वो कह रहे हैं कि हम करेंगे जो 76 जो तरक्की पजीर ममालिक है उनके कर्जों को रीशेड्यूल किया जाएगा। पाकिस्तान को कितना रिलीफ मिलेगा इससे सर? मेरे पास वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास नंबर्स होंगे, मेरे पास एग्जैक्ट नंबर नहीं है, लेकिन वो बड़ी खुशाइंद बात है, क्योंकि इस वक्त जहाँ पे हमारे रेवेन्यूज़ भी बड़ी शार्पली नीचे हुए हुए हैं, हमें रिलीफ के लिए भी बेतहाशा इस वक्त पैसा इस्तेमाल करना है। तो वो पैसा इस वक्त जो इतना कम आपके पास वसाइल हैं, उसमें से ये सूद की अदायगी और कर्ज की अदायगी के लिए अगर पैसा जाता तो वो और भी ज़्यादा बोझ बच जाता। तो इससे गुंजाइश पैदा होगी कि जो हम आवाम की मदद करना चाहते हैं, जो हेल्थ सिस्टम की मदद करना चाहते हैं, मेरे ख्याल में इसके ऊपर काफ़ी जोर था आज भी वज़ीर आज़म का मीटिंग के अंदर, कि सेहत का निज़ाम जो है उसको इसमें वसअत देने के लिए और उसकी जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने के लिए इस वक्त अखराजात की बहुत ज़रूरत है। सर, आप मनसूबाबंदी के वजीर हैं, एक अंदाजे के मुताबिक 50 लाख से ज़ायद लोग, 50 लाख से करोड़ के दरमियान का तखमीना बताया जा रहा है, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं या हो सकते हैं। आपने क्या कैलकुलेट किया है, कितने लोग बेरोज़गार हो सकते हैं वर्स्ट के सिनेरियो में और बेस्ट के सिनेरियो में सर? देखिए, इसके अंदर जैसे मैं पहले भी अर्ज कर चुका हूँ, जो हमारी हाई फ्रीक्वेंसी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आते हैं, वो एक जो FBR का रेवेन्यू है, टैक्स रेवेन्यू, उसका रोजाना डेटा आता है। इसी तरीके से इंटरनेशनल का दरामद का और बरामद का डेटा जो है वो रोजाना की बुनियाद पे आता है। तो इनसे हमें एक अच्छी फील मिलती है कि मईशत के अंदर क्या हो रहा है। और जो मैं आपसे पहले बात कर रहा था कि जितनी इंडिकेशंस आ रही है कि मईशत तेज़ी से स्लो डाउन हो रही है, वो इन्हीं इंडिकेशन से आ रही है। मैंने ये कुछ 2 दिन पहले भी एक्सप्लेन किया था कि हमारी जो नॉन एग्रीकल्चर इकॉनमी है
लगता ये है कि शॉर्ट टर्म में कम इस वक्त जो है वो तकरीबन 1/3 से 40% तक उसके अंदर इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन के अंदर कमी आई है। पाकिस्तान में जो लेबर मार्केट का डेटा है वो बदकिस्मती से बहुत ही कमज़ोर क्वालिटी का डेटा होता है, और जो आता भी है वो बहुत अरसे बाद आता है, क्योंकि इनफॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ी है, फॉर्मल सेक्टर की एम्प्लॉयमेंट निस्बतन बहुत कम है। सो एग्जैक्ट नंबर तो देना मुश्किल है, लेकिन ये जो अंदाजे लगाए जा रहे हैं 50 लाख से ज्यादा लोग बेरोजगार हो सकते हैं, ये दुरुस्त है अंदाजे? बिल्कुल जी, बिल्कुल हो सकते हैं। ये जो नंबर है, जो लोगों की आमदनी जो खत्म हुई है, अभी हमने दोबारा जो खोला है उससे थोड़ी बेहतरी आएगी, लेकिन पहले बंदिशें लगाई गई थी उसमें ये लाखों नहीं बल्कि दसियों लाखों लोगों की रोजगार में का नुकसान हुआ था। लेकिन सर, ये जो आपने कहा कुछ शोबे खोल रहे हैं, इससे मुलाजमतें आएंगी, लेकिन ये जो प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे तो तामीरात में कम जॉब्स होती हैं। जो सरकारी सतह पे जो मेगा प्रोजेक्ट्स होते हैं, मोटरवेज हो गई, सड़कें हो गई, पुल हो गए, उससे ज़्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं। उसमें भी कोई पीएसडीपी में कितना आप पैसा खर्च कर रहे हैं आगे? नहीं, पहली बात तो ये सही नहीं है। जो ज़्यादा जो नौकरियां पैदा होती हैं वो नौकरियां पैदा छोटी कंस्ट्रक्शन से होती है, लेकिन फिर भी उसमें भी नौकरियां पैदा होती हैं। और पीएसडीपी के ऊपर तो बिल्कुल पूरी अभी भी कोशिश है। जाहिर है वो पीएसडीपी के जो अखराजात हैं बड़ी तेजी से उनके अंदर कमी आई है, जिस तरीके से बाकी मईशत स्लो डाउन हुई है, लोग घर से बाहर नहीं निकल सक रहे, तो प्रोजेक्ट्स में ज़रूर आया है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है, और ख़ास तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर के जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो वापडा के प्रोजेक्ट्स हैं, इंशाल्लाह ताला दियामीर बादशाह पे आपको अच्छी खबर आएगी जल्द। इसी तरीके से NHA के प्रोजेक्ट्स हैं, और जो SDG के प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर बिल्कुल मुकामी लेवल के ऊपर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स होते हैं। पूरी कोशिश है कि उनके पूरी स्पीड से उनके ऊपर अमल दरामद जारी है। वन फाइनल क्वेश्चन सर, पीएसडीपी अगले जो माली साल का बन रहा है उसमें कितनी कमी हो सकती है? वो फाइनेंस मिनिस्ट्री उसका फैसला करती है। अभी तक उन्होंने हमें अपना जो इंडिकेटिव सीलिंग है वो अभी तक नहीं दी है। बजट टाइम पे आएगा? जी, बजट इंशाल्लाह टाइम पे आएगा। बहुत शुक्रिया असद उमर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। प्रोग्राम में नाज़रीन आपने तफसीली गुफ्तगू मुलाहिजा की। असद उमर साहब की अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।